गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए हम लोग आज 34th मतलब 34वां क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10th का। और जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था कल आप लोगों से कि मैं कल फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और आज फिजिक्स की ही बारी है। बहुत दिन हो गया है, हम लोग एक्सरसाइज 1 फिजिक्स पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन उसके पहले मैं उन सभी बच्चों का नाम लूंगा जिन्होंने अच्छे से होमवर्क भेजा है। उनमें नाम है प्रेम 10A, मुस्कान 10A, लाडली 10A, सिप्रा 10A, अंजलि 10A, तानिया प्रिया 10A, कृति 10A, रिमझिम 10B, श्रेया रानी 10A, आयुष 10C, नीतीश 10A, अमोली 10A, गौरव राज 10D, शिवानी 10A, शिवम 10D, प्रेरणा 10A, सानिया प्रवीण 10A, राहुल 10C, हेमंत 10B, नितेश 10D, राहुल 10B, नंदनी 10A, आस्था 10B, स्वाति 10A, प्रीतम 10D, रेशमी 10C, रिमझिम 10D, मनीषा 10C, अंकिता 10B, गौसिया परवीन 10D। और भी कुछ हैं ऐसे जिन्होंने होमवर्क भेजा है। तो ठीक है, आज हम लोग 34th मतलब 34वां क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग तैयार हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज 34th क्लास। सबसे पहले हम ये याद दिला दें कि हम लोग अंत में अंतिम क्लास में फिजिक्स कहाँ तक पढ़े थे। शायद आप लोगों को याद होगा, किरण आरेख की बनावट, गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट पढ़े थे। मतलब आप देख लीजिएगा, लास्ट क्लास शायद वो 15वां क्लास शायद हुआ था, 15th क्लास था। देख लीजिएगा, पूरा कल याद नहीं है उतना, 15वां क्लास शायद था। उसमें मैंने पढ़ा था किरण आरेख की बनावट। मतलब कोई प्रकाश किरण जब किसी गोलीय दर्पण दोनों होता है, अवतल भी और उत्तल भी। जब कोई प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो किस होके जाती है, मतलब वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। वो सब बात हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए अब उससे आगे अब हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो एक बात आप जान लीजिए, अवतल दर्पण भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्रकार से बनाता है। मतलब टोटल 7 कंडीशन होते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P है, फोकस है, वक्रता केंद्र है। तो देखिए इसमें 7 कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे अभी से। पहला, जब कोई वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, क्यों बनेगा। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र, और दूसरा कंडीशन हो जाएगा ये, पहला तो हो गया अनंत वाला, जब कोई वस्तु कहां पर होगा, अनंत पर। दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। तीसरा कंडीशन पढ़ेंगे जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। फिर चौथा कंडीशन पढ़ेंगे जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और F के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पांचवा पढ़ेंगे जब कोई वस्तु मुख्य फोकस मतलब F पर ही होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। छठा पढ़ेंगे जब कोई वस्तु F और P के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और सातवां, जब कोई वस्तु P पर ही होगी, 7 नंबर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब टोटल 7 कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके
स्टार्ट करेंगे तो और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब कोई वस्तु अनंत पर है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। किस दर्पण में पहले पढ़ रहे हैं? पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में, और उसके बाद पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, इसलिए दोनों में पढ़ेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, क्यों बनेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये परावर्तक सतह धंसा हुआ है और स्थित सतह उठा हुआ है तो अवतल दर्पण हो गया। ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये सब आप पढ़े थे पहले। ये वक्रता केंद्र है। कोई प्रकाश, कोई वस्तु कहाँ पर है, इस बार अनंत पर है। तो देखिए, जब भी कोई वस्तु अनंत पर होगी तो उससे आने वाली किरणें समांतर होगी। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, वो दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी। ये याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु, और वस्तु अनंत पर है इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आप समझ लीजिए। वस्तु अनंत पर है इसका मतलब वस्तु बहुत दूर है। अनंत अनंत मतलब बहुत दूर, वस्तु बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये समानांतर किरण जो रेल के पटरी की तरह आ रही है, ये किरणों को देख करके हम पकड़ लेंगे कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। और यह समांतर किरण जा रही है तो समझ जाएंगे कि वो किरण कहां जा रही है, अनंत पर जा रही है। मतलब अनंत पर जा, अनंत मतलब बहुत 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 दूर, जिसका कोई अंत ना हो, वही है अनंत। तो जब वस्तु अनंत पर है तो वस्तु बनाने की जरूरत नहीं है। किरण दो समानांतर किरण लाएंगे एक दूसरे के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, दोनों किरण एक दूसरे के समांतर आएगी तो हम समझ जाएंगे कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। और इस कंडीशन में वस्तु बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आई, टकरा के नीचे जाएगी, दोनों किरण यहां पर कट जाएगी। आप एफ को मान लीजिए, यहां गिजबिज ना हो, एफ ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां कट गया, ये तीर का निशान देना बहुत जरूरी है। यहां कटा, यहां से लंब डाल देंगे। जहां पर कटा वहां से क्या करेंगे, सीधा लंब डालिएगा, मुख्य अक्ष पर टेढ़ा ना हो। तो प्रतिबिंब कहां पर बना, सबसे पहला एफ पर, मतलब मुख्य फोकस पर। कहाँ पर बनेगा, मैं बहुत जल्दी फिजिक्स का नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, है ना। और पूरा एक्सरसाइज 1 का एक साथ डाल दूंगा नोट्स, आप उससे फेयर कर लेंगे। अभी आप पढ़ें, समझें अच्छे से। जैसे आप जहाँ पढ़ते हैं मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के चैनल पर, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। जैसे आप लिंक को टच करेंगे सारा नोट्स एक्सरसाइज 1 का पूरा खुल जाएगा। अभी एक्सरसाइज 1 चल ही रहा है इसलिए हम नहीं भेजे, ठीक है। एफ पर, जहां का प्रतिबिंब कहां पर बना, एफ पर बना। दूसरा उल्टा, तीसरा वास्तविक, और चौथा वस्तु से बहुत छोटा। ये फर्स्ट कंडीशन है। मतलब जब कोई वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। एफ पर बनाना, एफ पर कैसा बना, उल्टा। उल्टा कैसे जाने, वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर, तब ना प्रकाश किरण ऊपर से आ रही है, और प्रतिबिंब बना मुख्य अक्ष के नीचे, इसका मतलब उल्टा है।
प्रतिबिंब भी यदि मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनता तो हम बोलते प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बना, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा। यहाँ क्या है, वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर और प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष के नीचे, इसलिए उल्टा। और हम पहले पढ़ चुके हैं जो उल्टा होगा वो वास्तविक होता है और जो सीधा होता है वो काल्पनिक होता है। तो चूंकि यह उल्टा है मतलब वास्तविक है और वस्तु से बहुत छोटा। क्यों वस्तु से बहुत छोटा? कि जो वस्तु अनंत पर है वो बहुत बड़ी होती है। अनंत की वस्तु क्या होगी, ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो वस्तु अनंत पर है वो बहुत बड़ा है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब हम लोग पर्दा पर बनाते हैं, सूर्य कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है, और उसका प्रतिबिंब हम लोग पर्दे पर बना सकते हैं इतना सा। तो सोच सकते हैं वस्तु से कितना छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा जब भी मुख्य फोकस पर, तो वस्तु से क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। ये पहला कंडीशन हो गया। इस तरह से हम लोग 7 कंडीशन पढ़ेंगे। आप लोग अपने अपने कॉपियों पर चित्र को बनाते जाएं, है ना। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा कंडीशन। जब वस्तु अनंत एवं सी के बीच हो, सी का मतलब क्या हो गया, वक्रता केंद्र, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या लेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथा सी और एफ के बीच हो। पांचवा एफ पर हो। छठा एफ और पी के बीच हो और सातवां पी पर हो। धीरे धीरे ये दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष को जितना चाहे आप उतना बढ़ा सकते हैं, है ना। देखिए एक वस्तु है एओ, अब वस्तु दिखाई देने लगा। पहले कंडीशन में वस्तु दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वह वस्तु अनंत पर था, है ना। हम बताए जब कोई वस्तु अनंत पर होगा तो वस्तु बनाने की जरूरत नहीं है, केवल समानांतर किरणों से पता चल जाता है कि वस्तु अनंत पर है। लेकिन यहाँ तो वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर नहीं है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। तब तो वस्तु बनाना होगा। ये एओ, ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। वस्तु और प्रतिबिंब आप जानते हैं, हम वस्तु हैं और दर्पण में जो मेरा फोटो बनता है, अंदर में मेरा डुप्लीकेट बनता है, वो प्रतिबिंब है ना। दर्पण का नाम भी दे सकते हैं आप लोग, MN दे दीजिए। और अच्छा पहले वाले कंडीशन में भी दे दीजिएगा दर्पण का नाम MN। M से मिरर होता है, मिरर का मतलब दर्पण होता है। चलिए तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग कम से कम कितना किरण लेंगे, 2 किरण। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण लिया जाता है, ताकि दोनों किरण जहां कटेगा वहां से हम लोग मुख्य अक्ष पर लंब डाल सकें और वही लंब ही उसका प्रतिबिंब होता है। यदि 1 किरण लेंगे तो कटेगा नहीं, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजता है, उसी तरह 1 किरणों से नहीं होगा। कम से कम 2 किरण, चाहे तो 2 किरण से ज्यादा भी ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6, लेकिन 2 से ही हमारा काम चल जाता है। 1 किरण ले लीजिए जो मुख्य अक्ष के समानांतर गई, जो मुख्य अक्ष के समानांतर, तीर का निशान जरूर दीजिएगा, इससे पता चलेगा कि प्रकाश किरण ए से निकल करके दर्पण के M बिंदु पर टकरा रही है, समानांतर जा रही है। और हम लोग पढ़े हैं किरण आरेख की बनावट में, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से होकर गुजरी। तीर का निशान से पता चल रहा है कि ए से निकली, M बिंदु पर टकराई और F से होकर के परावर्तित हो गई। दूसरा नियम नहीं, दूसरा किरण लेंगे, कम से कम 2 किरण तो लेना ही होगा, बोले ना अभी। तो हम लोग दूसरा किरण ले लेते हैं जो वक्रता केंद्र से जाती है। थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे आप लोग पेंसिल से और स्केल से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। आप देख रहे हैं कि यह प्रकाश किरण कहां से जा रही है,
जहाँ टकराई वहाँ n दे दीजिए। वक्रता केंद्र से जा रही है और नियम क्या कहता है, किरण आरेख की बनावट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो यह उसी पथ पर आने वाली किरणों में भी तीर का निशान देंगे और इसी पे फिर वापस लौटने का भी निशान देंगे। तो यहाँ पर कटा, जहाँ पर कटा वहाँ से लंब डाल देंगे मुख्य अक्ष पर। कहाँ पर लंब डाल देंगे, तो ये जो बना यही है प्रतिबिंब आई, जहां कटा वहां से लंब डाल दिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देखिए आप चित्र देख करके समझ रहे हैं। वस्तु था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में AO, और प्रतिबिंब बना C और F के बीच, मतलब वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच। C एवं F के बीच। दूसरा कैसा लग रहा है आपको देखने में, उल्टा या सीधा? वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर, अब प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष के नीचे, है ना। तो ये क्या हो गया, उल्टा। और उल्टा जो भी होगा वो वास्तविक होगा, आप पढ़े हैं। और जो सीधा होता है वो काल्पनिक होता है। देखिए, अब देखिए आकार, वस्तु इतना बड़ा है, देखने में भी लग रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु से क्या है, छोटा है, थोड़ा छोटा है। तो थोड़ा नहीं लिखेंगे, सीधा सीधी लिख देंगे कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया, है ना। दो कंडीशन आप लोगों ने पढ़ लिया। दूसरे कंडीशन में वस्तु कहाँ पर था, अनंत पर, नहीं अनंत और C के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, C और F के बीच बना, उल्टा बना, वास्तविक बना और वस्तु से छोटा बना, है ना। और देखिए मैंने कहा था प्रतिबिंब का परिभाषा जब हम पढ़ रहे थे तो हम बोले थे कि जब हम चित्र बनाएंगे, कंडीशन बनाएंगे, तो फिर वहाँ प्रतिबिंब का डिफिनेशन भी निकल के आएगा अच्छे से। अभी मोटा मोटी हम लोग क्या जानते हैं, प्रतिबिंब क्या है, वस्तु हम हो गए, मेरा जो फोटो बन रहा है दर्पण में, आईना में, वो मेरा प्रतिबिंब हो गया। लेकिन इसका परिभाषा क्या है प्रतिबिंब का, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो आप यहाँ देखिए कि वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। वस्तु है, प्रकाश किरण आई, दर्पण से परावर्तित हुई, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटी वही बिंदु क्या है, इस बिंदु का प्रतिबिंब है। इस बिंदु का प्रतिबिंब, A का प्रतिबिंब B पर बन रहा है, उसके नीचे वाले का प्रतिबिंब उसके यहाँ बन रहा है, फिर उसके नीचे वाले का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। करते 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 इस पूरे डंडे का प्रतिबिंब इस पूरे डंडे पर बन रहा है, कहने का मतलब। और जो बीच में है AO के बीच में, उसका प्रतिबिंब IB के बीच में बन रहा होगा। उसके बाद नीचे O है, O का प्रतिबिंब I पर बन रहा होगा। तो इस प्रकार पूरे इस वस्तु AO का प्रतिबिंब IB पर बना, है ना। तो अब यहाँ से आपको प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन पढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु पर कट रही है, तो A का प्रतिबिंब B पर बना, है ना। तो इस तरह से प्रतिबिंब का परिभाषा भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो कितने कंडीशन हो गए, दो कंडीशन हो गए। कितने कंडीशन, दो। अब अगला कंडीशन देखते हैं हम लोग। चलिए, तो तीसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु C पर हो, C का मतलब वक्रता केंद्र पर हो, दर्पण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे, क्यों, कहाँ बनेगा, ये सब सारी बातें हम लोग देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको। इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा। और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, आपको पूछ दिया जाएगा कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर हो, मतलब C पर हो, तो प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाएं। किरण आरेख खींचकर दर्शाएं का मतलब चित्र बनाकर दर्शाएं, मतलब चित्र बनाना है और आपको लिखना है कहाँ बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बना या काल्पनिक बना, उल्टा बना या सीधा, छोटा या बड़ा, और कहाँ बना, ये आता है वेरी शॉर्ट टाइप में। कोई 7 कंडीशन में एक कंडीशन दे दिया जाएगा, या ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा हो जाएगा, है ना। जैसे हम पूछ देते अभी इसके पहले, सबसे पहला कंडीशन जो पढ़ा है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो कहाँ बना था पहले कंडीशन में, मुख्य फोकस पर बना था, है ना।
तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा इसमें अराइज होगा। तो तीसरा कंडीशन, जब वस्तु सी पर हो, एओ, एओ वस्तु को हम लोग प्राय एओ से डिनोट कर रहे हैं, दर्पण का नाम दे दिए Mn, है ना। तो एओ वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ भी कम से कम 2 किरण लेना होगा हमें। तो एक प्रकाश किरण गया ए से और M बिंदु पर टकराया। चूंकि यह मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद नियम के अनुसार कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से, है ना। तो आप लोग भी मुख्य फोकस से होकर गुजारेंगे। दूसरा प्रकाश किरण जो कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस, एक किरण ले लिए। दूसरा आप ले लीजिए कहाँ से, जो प्रकाश किरण ए से निकलेगी और मुख्य फोकस से होकर जा रही है। कहाँ से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो क्या नियम पढ़े थे हम लोग किरण आरेख की बनावट में, कि जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो क्या होगा, यहाँ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, है ना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। तीर का निशान जरूर दीजिएगा, जहाँ पर कटा वहाँ से लंब डाल दीजिए। देखिए आप लोग, ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना, जहाँ वस्तु था, मतलब वक्रता केंद्र सी पर, प्रतिबिंब वहीं पर बना, है ना। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जहां वस्तु सी, एक ऐसा कंडीशन हुआ अभी तक जहां वस्तु था, प्रतिबिंब वहीं पर बना। दूसरा कैसा बनेगा, तो उल्टा। चित्र देख करके आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जब वस्तु सी पर होगा तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर, प्रतिबिंब बना मुख्य अक्ष के नीचे, और उल्टा बना। उल्टा मतलब वास्तविक। और चौथा, वस्तु के समान आकार का। आप देख रहे हैं कि जितना बड़ा वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है मुख्य अक्ष के नीचे। मतलब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार इस स्थिति में, इस कंडीशन में समान हो जाएगा। तो कितने कंडीशन हो गए, 3 कंडीशन। अपने अपने आप लोग क्या कीजिए, अपने अपने वीडियो को रोक करके इसको उतार लीजिए। चौथा कंडीशन, जब वस्तु C एवं F के बीच हो। जैसे हम बनाते हैं आप भी उसी तरह बनाने का प्रयास करेंगे। 1-2 बार होते होते आप हमसे भी अच्छा बनाने लगेंगे। तो जब वस्तु कहाँ है, C और F के बीच। मुख्य अक्ष को आप जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये वस्तु हो गया, कहाँ पर है, C और F के बीच। देख रहे हैं हम लोग वस्तु वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच। ये दर्पण का नाम दे दिए Mn, है ना। अब इससे हम लोग 2 प्रकाश किरण लेंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 लेते हैं। पहला ले लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। तो नियम क्या कहता है, किरण आरेख की बनावट आप एक बार फिर से देख लेंगे। क्या कहता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है ना। तो ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर चली गई, लेकिन एक हाथ से ताली तो नहीं बजता है। तो एक प्रकाश किरण और लेंगे हम लोग। तो अब आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं। आप
यहाँ से ले सकते हैं, जो वक्रता केंद्र के सीध में जाएगी तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, या आप मुख्य फोकस से होकर ले सकते हैं तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। जहाँ से आप लीजिए कोई दिक्कत नहीं। आप ध्रुव पर भी ले सकते हैं, जितना डिग्री का कोण बना के जाएगी ध्रुव पर उतने ही डिग्री का कोण बना के वापस लौट भी जाती है नियम के अनुसार। चलिए कोई एक ले लेते हैं। हम ले लिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, निकलेगी ए बिंदु से और गई किस होके, मुख्य फोकस से, तो ये नियम के अनुसार परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ कटी, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, लंब डाल देंगे। तो ये जो प्रतिबिंब जब भी बनेगा मतलब वक्रता केंद्र के बाद ही बनेगा। कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र के बाद। बाद का मतलब हो गया कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब कहां पर बनेगा इस कंडीशन में, सी एवं अनंत के बीच। सी का मतलब वक्रता केंद्र, उसके बाद सारा अनंत है तो अनंत के बीच। दूसरा आप देख रहे हैं अभी तक जितना भी कंडीशन पढ़े हैं हम लोग, ये चौथा पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण में, अभी तक हर कंडीशन में उल्टा प्रतिबिंब ही बना है। उसके बाद क्या है, वास्तविक। उल्टा होगा तो वास्तविक होना ही है, और वस्तु से बड़ा। आप देख रहे हैं कि वस्तु से प्रतिबिंब का आकार आईबी प्रतिबिंब है, वस्तु से थोड़ा बड़ा है ना। तो ये चार कंडीशन हो गए आपके। प्रतिबिंब का आकार क्या हुआ, वस्तु से थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा नहीं लिखा जाता है, केवल वस्तु से बड़ा। पांचवा कंडीशन, जब वस्तु F पर हो, F का मतलब मुख्य फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। आप जानते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में होता है मुख्य फोकस, ठीक बीच में। आप भी जब बनाएंगे तो स्केल से नाप के बनाएंगे कि जितनी दूर, मान लीजिए यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर, आप यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर ये दे रहे हैं, तो यहाँ से फिर ये 5 सेंटीमीटर पर दीजिएगा। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। P से F की दूरी और F से C की दूरी। तो वस्तु कहाँ पर है, F पर है, ठीक है। Mn अवतल दर्पण है। तो सबसे पहला है, कोई भी दो किरण ले सकते हैं हम प्रतिबिंब बनाने के लिए। बहुत सा किरण जानते हैं कि समांतर जाएगी तो फोकस से आएगी, फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, ध्रुव पर जाएगी तो मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनाएगी परावर्तन के समय भी उतने ही डिग्री का कोण बनाएगी। ये चार नियम हैं जिसे हम किरण आरेख की बनावट कहते हैं। तो चार नियम में से कोई दो नियम का यूज करना है, दो किरण लेना है। चलिए, तो एक प्रकाश किरण ले लिए, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये परावर्तन के बाद नियम के अनुसार क्या कहता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के बाद यह मुख्य फोकस से होकर के लौटेगी। तो मुख्य फोकस से होकर के लौट गई। अब दूसरा किरण लेना है ना। तो आप कोई भी किरण ले सकते हैं जो वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगी, वह उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ये वाली भी ले सकते हैं, या जो ध्रुव पर जाएगी उतने ही डिग्री का कोण बना करके फिर इधर परावर्तित हो जाएगी। कोई भी आप ले सकते हैं, है ना, कोई भी ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र की दिशा वाला भी ले सकते हैं, ले लेते हैं। ए से निकला, चूंकि यह वक्रता केंद्र की दिशा में जा रहा है, निकला ए से, लेकिन वक्रता केंद्र की दिशा में है, इसका मतलब वह उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, उसी पथ पर वापस लौट गया, है ना। आप क्या देख रहे हैं, इसका नाम कुछ दे दीजिए। चलिए,
तो ये प्रकाश किरण समानांतर हो गई, समानांतर हो गई। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि समांतर किरण आ रही है मतलब वस्तु अनंत पर है। वस्तु अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, और समांतर किरण जा रही है मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। बनाना नहीं है, केवल ये समांतर किरण देख के छोड़ देना है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बना? अनंत पर। दूसरा उल्टा। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें तो प्रतिबिंब दिख नहीं रहा है, कैसे आप जाने उल्टा है? देखिए, वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर और किरण जा रही है नीचे, इसका मतलब कहीं भी बनेगा तो मुख्य अक्ष के नीचे ही होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा? प्रतिबिंब क्या है? वस्तु की अपेक्षा उल्टा है, और उल्टा का मतलब क्या है? वास्तविक है। अभी तक जितना भी कंडीशन पढ़े थे सब में वास्तविक ही आया। और चौथा, वस्तु से बहुत बड़ा। अनंत पर बनेगा यदि, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और यदि कोई वस्तु अनंत पर है और प्रतिबिंब फोकस पर बना तो बहुत छोटा, पहला कंडीशन में। अब आप देखिए, एक हम याद रखने का एक तरीका है, फोकस और अनंत की गहरी दोस्ती है। हमेशा दर्पण में भी, लेंस जब पढ़ेंगे उसमें भी। कैसे? वस्तु फोकस पर रहेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बना, और पहले नंबर कंडीशन में वस्तु जब अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था। हमेशा होगा, ये लेंस में भी यही चीज चलेगा, आप याद रखेंगे, है ना? तो कितने कंडीशन हो गए? 5। आप लोग इसे उतार लें अच्छे से। छठा कंडीशन अवतल दर्पण का मतलब सेकेंड लास्ट कंडीशन, जब वस्तु P एवं F के बीच है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। चलिए, वस्तु कहां पर बनाया मैंने? P एवं F के बीच। बीच का मतलब एकदम बीच में नहीं, कहीं भी बना सकते हैं, मतलब इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एकदम नाप के बीच में होना कोई ज़रूरी है, ऐसा कहीं, ऐसा बात नहीं। ठीक है, तो P और F के बीच कहीं भी वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। चलिए, तो कम से कम 2 किरण तो लेने ही पड़ेंगे हमें। पहला किरण लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है। तो प्रकाश किरण तो A से निकली, परावर्तन के बाद चूंकि समानांतर जा रही है तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। कहाँ से होकर गुजरी? मुख्य फोकस से। अब दूसरा किरण आप ले सकते हैं, एक किरण से तो काम चलेगा नहीं बाबा, है ना? तो दूसरा किरण आप बहुत जगह, बहुत सारा रास्ता है। दूसरा P A से निकली, P पर टकराएगी, जितना डिग्री का कोण बना के उतने डिग्री का कोण बना के उधर फैल जाएगी। या ये भी एक किरण ले सकते हैं कि जब कोई किरण यहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगी, तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। यही वाला चलिए लेते हैं, A से ही निकलेगी, लेकिन चूंकि वक्रता केंद्र की दिशा में है इसलिए वह उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। स्केल से आप सीधा बनाएंगे। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 किरण हुआ, इसका नाम दे दीजिए कुछ, क्यों दे दिए? इसका जो 2 किरण हुआ ये धीरे धीरे फैल रहा है, लाउड स्पीकर के मुंह की तरह धीरे धीरे पीछे सिकुड़ा हुआ है और धीरे धीरे वो फैल रहा है। इसका मतलब ये समांतर नहीं है, रेल के पटरी के माफिक नहीं है, ये धीरे धीरे फैल रहा है। इसका मतलब है कि जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। देखिए, यहां कटा, जहां कटा वहां से क्या करेंगे? लंब डाल देंगे, है ना? IB। इसलिए यह इंपॉर्टेंट था
क्योंकि इकलौता ऐसा कंडीशन मिला जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना और सीधा बन रहा है, मतलब वस्तु भी ऊपर है रहे और प्रतिबिंब भी मुक्त अक्ष के ऊपर है। पहला कंडीशन मिला। अभी तक जितना भी कंडीशन हम लोग पढ़ रहे थे, 5 कंडीशन पढ़ चुके थे, सभी में उल्टा बन रहा था और दर्पण के सामने बन रहा था। लेकिन पहला कंडीशन मिला जब प्रतिबिंब कहां पर बना? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बना, पहला कंडीशन मिला। दूसरा सीधा, और सीधा का मतलब क्या हो गया? काल्पनिक। और चौथा देखने में क्या लग रहा है कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। इसलिए भी एक कंडीशन इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहली बार काल्पनिक बना, सीधा बना और दर्पण के पीछे बना, है ना। तो इससे ये बात भी पता चल गया कि अवतल दर्पण दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। अभी हम लोग 5 कंडीशन में पढ़ रहे थे कि वास्तविक और उल्टा बन रहा था, लेकिन इस छठे कंडीशन में सीधा और काल्पनिक बना दिया। इसका मतलब है ये दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है, दर्पण के सामने भी, दर्पण के पीछे भी, वास्तविक भी, काल्पनिक भी, उल्टा भी, सीधा भी। प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे बना, काल्पनिक बना और सीधा बना। और वस्तु से, ये वस्तु है और ये आई भी प्रतिबिंब है, मतलब वस्तु से बड़ा बना। तो ये 6 कंडीशन है, हो गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है, इसको जरूर अच्छे से उतार लें आप लोग। अब 7वां कंडीशन और इस अवतल दर्पण का अंतिम कंडीशन। एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो भी नए जुड़े हैं बाद में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकॉन होगा उसे क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो, नया क्लास अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाएगा, है ना। और यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप इसे लाइक कर लें, शेयर कर दें, है ना। चलिए, तो जब वस्तु P पर हो तो प्रतिबिंब, P का मतलब ध्रुव। क्लास अच्छा ना लगे, ना समझ में आए तो लाइक करना नहीं है, लेकिन हाँ यदि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। चलिए, वस्तु कहां पर है? AO P पर ही है, सीधा। वस्तु कहां पर है? P पर ही है, P पर ही ऐसे है, AO, है ना। हो गया सबसे आसान कंडीशन, सबसे आसान कंडीशन यही है। वस्तु जहां पर है प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। दूसरा सीधा, जैसा कि अभी 6 नंबर में बना था उसी तरह इसमें भी। तीसरा, जब भी सीधा होगा तो काल्पनिक तो होना ही है। और चौथा, जितना मतलब वस्तु के समान आकार का, जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब। मतलब कि आप लोग ग्राफ पढ़े थे ना मैथ में, संपाती, मतलब दोनों किरण एक ही पर आ जाता था, दोनों लाइन। तो वही चीज, वस्तु जहां पर है प्रतिबिंब उसी पर आ गया, मतलब संपाती की तरह। तो P पर ही बना, सीधा बना, काल्पनिक बना और वस्तु के समान आकार का बना। आप लोग देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में अच्छा विलक्षण गुण है। यह उल्टा प्रतिबिंब भी बना सकता है, सीधा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है और वस्तु के समान आकार का भी बना सकता है। दर्पण के सामने भी बना सकता है, दर्पण के पीछे भी बना सकता है, दर्पण पर भी बना सकता है। कहने का मतलब इसमें विलक्षण गुण है। और यही सब हम लोग उत्तल दर्पण में भी पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में क्या क्या गुण है, वह कितने तरह का प्रतिबिंब बना सकता है ना। और एक बात मैं और बता दूं, आप लोगों को तैयार रहेंगे, सैटरडे को टेस्ट है, इसकी विस्तृत जानकारी सैटरडे के क्लास में मैं दूंगा। संडे को टेस्ट है, इसकी विस्तृत जानकारी टेस्ट के बारे में मैं सैटरडे के क्लास में आप लोगों को दूंगा। संडे को सुबह 8 बजे व्हाट्सएप के थ्रू टेस्ट है।
और बाकी जानकारी मैं सैटरडे के क्लास में आप लोगों को दूंगा। संडे को टेस्ट होगा मैथ का 9 चैप्टर का, एक्सरसाइज 2.1 से 2.3 और 3.1 से 3.6, 6-3-9 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का टेस्ट है, जिसमें आधे प्रश्न होंगे ऑप्शन वाले और आधे प्रश्न होंगे भरने वाले। चलिए ठीक है, सैटरडे को ध्यान से क्लास अटेंड कर लेंगे ताकि संडे को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बीच बीच में बस केवल याद दिला देता हूँ, ये चैप्टर अब जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स का मतलब फिजिक्स के सवाल को न्यूमेरिकल्स बोला जाता है। हम लोग न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा, मैथ के तरह न्यूमेरिकल्स है इसका। और मैं बता देता हूँ, चैप्टर समाप्त होने से पहले मैं इसका नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। अभी नहीं डाला है, जिस दिन डालूंगा उस दिन वीडियो में बता दूंगा। पूरा चैप्टर 1 का एक साथ डाल दूंगा, है ना। अभी चैप्टर चल ही रहा है इसलिए मैंने नहीं डाला है। होमवर्क मैं आपको मैथ का ही दूंगा और आपके व्हाट्सएप पर दे दूंगा। आज का होमवर्क मैंने फिजिक्स पढ़ाया है तो मैं बता देता हूँ। अब आज के लिए होमवर्क आपको क्या क्या करने हैं। ये जो फिजिक्स मैंने अभी आपको अवतल दर्पण में पढ़ाया, ध्यान से देखेंगे होमवर्क। 7 कंडीशन किस दर्पण में? कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण में। इन सभी कंडीशन को आप 2-2 बार 2 टाइम्स बना करके, मतलब 14 आपको भेजने हैं मेरे पास। पेंसिल से अच्छे से बनाएंगे और हर कंडीशन के साथ ये भी लिखेंगे कहाँ पर बनेगा, पी पर ही बनेगा, सीधा, काल्पनिक। लिखने से आपको याद होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। 7 कंडीशन को 2-2 बार, मतलब 7 गुना 2 मतलब 14 चित्र, और 14 के साथ सभी के साथ ये लैंग्वेज भी लिखना है कि कहाँ बनेगा, क्यों। और प्लस इसके अलावे मैं मैथ आपको दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप नंबर हमें नहीं दिया है वो व्हाट्सएप नंबर फ़ोन करके दे दें। मेरा नंबर है 9934984530। मैं इसी नंबर पर आपको होमवर्क, आज का मैथ का होमवर्क भेज दूंगा और इसी नंबर से भेजूंगा। और फिर संडे वाला जो टेस्ट होगा वो भी इसी नंबर से आपके व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भी जाएगा 8 बजे, जैसा कि एक बार मैंने लिया था टेस्ट। तो आज का होमवर्क फिर से आप लोग एक बार सुन लीजिए। आज जो 7 कंडीशन मैंने पढ़ाया उसको 2 टाइम्स, मतलब 7 दूनी 14 बार बना करके 14 चित्र बना करके भेजना है। प्लस साथ में कुछ मैथ एक्स्ट्रा दूंगा जो कि उसका नहीं होगा, आपके एनसीईआरटी बुक के अलावे कहीं और का होगा, है ना। वो सारे सवालों को मैं आपके व्हाट्सएप पर आज ही भेज दूंगा। ये वीडियो अपलोड होते होते वो भी चला जाएगा, है ना। जिनको होमवर्क नहीं मिल रहा है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आज का क्लास समाप्त कर रहा हूँ, है ना। अच्छे से रहें, मेहनत से पढ़ें, ईमानदारी पूर्वक पढ़ें और अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद।